आ जाएंगे इधर वापस। कितने थे? अच्छा यहाँ पर अब मैं एक कोड लगाने लगा हूँ, एक कॉलम और ऐड करें इधर। अब ये KEI था और एक और फॉर्मूला हम बना रहे हैं। ये पता लग गया? एक हम बना रहे हैं इन टाइटल वाला KEI बना रहे हैं, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, और यहां पर लिख रहे हैं इन टाइटल। अच्छा जी, इन टाइटल में क्या रिजल्ट आया हमारे पास? 1990। अब सेम वही फॉर्मूला रहेगा यहां पर भी, क्या इक्वल्स टू नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अब ये वाले हैं, हाँ वहां से कॉपी करेंगे, बिल्कुल वो भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 0 पॉइंट, ये दूसरा फॉर्मूला। इसमें हम थोड़ा सा रिफाइन कर लिया। क्या रिफाइन किया कि हमने कीवर्ड्स को वेबसाइट्स के टाइटल में से जाकर चेक किया। लेकिन अब एक टेस्ट अभी आप और भी कर सकते हो साथ, और वो कौन सा टेस्ट है? कीवर्ड और किस जगह पर होता है? वो बहुत सारी जगहों पर होता है, लेकिन और किस जगह पर कीवर्ड को होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं एक टेस्ट और करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और वो कौन सा? ऑल इन डिस्क्रिप्शन। कि भाई, और एक और चीज़ याद रखें कि हर SEO एक्सपर्ट डिस्क्रिप्शन को कंसीडर नहीं कर रहा होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो डिस्क्रिप्शन को अवॉइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप देखें ना, कोई बंदा किसी चीज़ को अगर अवॉइड करेगा, जैसे आप पूरा कोर्स पढ़ें और कोर्स के अंदर कोई अपनी नापसंदीदा चीज़ छोड़ दें, तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रिप कम हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई SEO का बंदा किसी स्ट्रेटेजी को छोड़ देगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी SEO की अथॉरिटी भी कम हो जाएगी। तो अगर मेरा एक कंपटीटर है और वो डिस्क्रिप्शन को कंसीडर नहीं कर रहा और मैं डिस्क्रिप्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक मैं बेहतर हो जाऊँगा उससे। सो हमें डिस्क्रिप्शन को उतना ही वेट देना चाहिए जितना वेट हम टाइटल को देते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही है कि हमने कैसे कीवर्ड्स लेने हैं इसके अंदर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। क्लास के एंड पे इन टाइटल लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कंपटीशन जी, इसकी बात कर रहे हैं आप जी। ये है KEI इन टाइटल। ठीक है, ये रिजल्ट लिया है ना KEI का, और इन टाइटल का मतलब है कि वो इन टाइटल से हमने सिर्फ रिजल्ट्स निकाले हैं। अब ये सारा फॉर्म आपने फिल करना है। ये है कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस। और जब कीवर्ड रिसर्च आपकी, फॉर एग्जांपल आप किसी जगह बैठे हुए हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं रिसर्च, किसी वेबसाइट की रिसर्च हो सकता है 2000 सीट से पूरी हो जाए, किसी की रिसर्च 1000 सीट से पूरी हो जाए, किसी की रिसर्च 40,000 सीट से पूरी हो रही हो। ये डिपेंड करेगा कि कैसी रिसर्च हो रही है। ठीक है, और समटाइम ऐसे भी होगा कि कोई बंदा आपको अपने फिक्स कीवर्ड्स ही बता दे, मे भी आपको रिसर्च ना करनी पड़े। लेकिन अच्छे जो SEO एक्सपर्ट होते हैं वो रिसर्च, आपको कीवर्ड्स मिल भी जाएंगे तो आप उसके बावजूद भी रिसर्च करोगे। एक रिसर्च ये है और एक रिसर्च कंपटीशन वाली भी है, कंपटीटर्स वाली भी है ना। मतलब मुझे पता है कि भाई 3 लोग इस बंदे की वेबसाइट पर है, इन 3 लोगों से इसका कंपटीशन है कि ये पहले 3 पोजीशंस हैं, इनके ऊपर इसने आना है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा उसके एनालिसिस करूँगा। मैं देखूंगा कि पहली वेबसाइट वाले ने किस कीवर्ड को फोकस किया हुआ है, दूसरे नंबर पर आने वाले ने किसको फोकस किया हुआ है, और तीसरे नंबर पर आने वाले ने किसको फोकस किया हुआ है। तो मुझे रेडीमेड कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने अपनी कीवर्ड रिसर्च भी की होगी, फिर मैं उन दोनों को आपस में कंपेयर भी करूँगा। और अगर मैं कोई पेड टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब आपको ये पता लग गया कि गूगल कीवर्ड प्लानर आपको कोई चीज़ जवाब निकाल कर नहीं दे रहा, आपको सिर्फ एनालिसिस करके दे रहा है। उस एनालिसिस के बेस पर हम खुद रिसर्च करके फाइंड कर रहे हैं कि अच्छा कीवर्ड कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो 6 फार्मूला ऑल इन डिस्क्रिप्शन में भी यही होगा ना। मैं कहा ऑल इन डिस्क्रिप्शन में भी सेम ऐसे ही होगा। सिर्फ क्या करूंगा मैं, ऑल इन टाइटल लिखने की बजाय क्या लिख दूंगा वहां पर, ऑल इन डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद देखें अब बात किसकी हो रही है, कीवर्ड की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ को मैं कीवर्ड फिलहाल सीड समझ रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि यही हमारा कीवर्ड बनने वाला है, तो मैं उसके साथ इसको ढूंढने लगा हूँ, उसके साथ मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे हुए हैं। और इससे हमें एक चीज़ डायरेक्ट भी पता लग रही है, कंपटीशन। ऑल इन टाइटल करके कंपटीशन एकदम पता लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे मैं इधर आऊँ
और यहाँ आकर मैं ज़रा देखूँ किसी और का। आप करें, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग ऐड करवाएं ना, मैं करूँगा तो फिर तो वही मैं कह रहा हूँ, आप बोलते जाए मैं करता जाऊँगा, ठीक है ना, फिर ही होगा ना। अगर मैं ही करूँगा फिर नहीं सही होगा ना, गड़बड़ हो जाएगी। एक मेरा और एक आपका, ठीक है, अदले का बदला, फिर समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर आप सब कुछ मुझसे करवाएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ चलिए, पहले मैं वो बताऊँ जो मैं बताने आ रहा था। क्या बताने आ रहा था बोला, मैं भूल गया हूँ मैं क्या कहता हूँ। कंपटीशन, मैंने कहा था कि अभी हम कंपटीशन देखने चाह रहे हैं। मेरे पास एक कीवर्ड है, सपोज ये मतलब फील्ड चेंज कर दी मैंने। हाँ मैंने लिखा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, ये मेरा एक कीवर्ड है जी। ये सिंपल सर्च नहीं है, ये कीवर्ड सर्च है। और कहाँ से है, टाइटल के अंदर से है। तो रिजल्ट कितने ज़्यादा आए हैं इसके, सो हमें क्या पता लगा कि भाई इसका कंपटीशन हाई कंपटीशन है। इसका मतलब ये वो तरीका है जिससे हमें पता लगता है कि हमने चार्ज कितना करना है किसी को। कम कंपटीशन हो तो हमारे लिए उसे रैंक करना आसान होगा, ज़्यादा कंपटीशन होगा तो टाइम भी लगेगा और रैंक करने में हमें भी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अच्छा अभी इधर आते हैं और एक और चीज़ लिखते हैं, ज़रा और चीज़ लिख कर देखते हैं। सिर्फ मैंने अब क्या कर दिया, किचन इक्विपमेंट। और बढ़ गया, क्यों बड़ा वाला, कौन बताएगा, इसकी भी रीज़न को बताएं, शाबाश जल्दी से बताएं। पता है आपको, कीवर्ड एकदम लॉन्ग से शॉर्ट की कैटेगरी में चला गया, और शॉर्ट कीवर्ड पे तो होना ही है कंपटीशन हमारे पास, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ मेरे पास एक और कीवर्ड है, उसको देखें ज़रा, इसी से रिलेटेड फिलहाल देख रहे हैं। जी कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवंस। एंटर हुआ है, अभी नहीं आया रिजल्ट। कम है क्योंकि कमर्शियल किचन मतलब किचन की इंडस्ट्रियल किचन से निकालकर हमने सिर्फ एक आइटम पकड़ लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कंपटीशन हमें कम मिल रहा है। ओके अब आए जरा इधर, एंट्री टेस्ट। अच्छा हम कमर्शियल किचन को ही मैं करना चाह रहा था, मैं दोबारा कमर्शियल किचन लिखने लगा, ठीक है। कमर्शियल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान। चलो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लोग जो है वो पाकिस्तान में बाहर बैठा हुआ है ना मेरा, तो उन्होंने तो पाकिस्तान से खरीदना है। कमर्शियल किचन तो इंडिया में भी सेल हो रहा होगा, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ में भी सेल हो रहा होगा। तो हमने कहा इसका ज़रा कंपटीशन देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या कहता है ये। कहता है शरारतें करने लगे हुए आप। हाँ उसको फील हुआ कि हम कोई रोबोट है, हाँ कोई स्पैम एक्टिविटी हो रही है कि कोई बंदा बार बार एक चीज़ लिख के कोई ख़ास जगह पे पहुंचना चाह रहा है, तो इसलिए उसने कहा कि पहले प्रूव करेंगे आप ह्यूमन है, ठीक है। जब भी आप ऐसा करोगे तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। लिमिटेड, हाँ बहुत कम। तो भाई मैं उसे कहूँगा कि भाई कमर्शियल किचन इक्विपमेंट में तो टाइम लगेगा, पाकिस्तान वाला करोगे तो मैं तुम्हें जल्दी रैंक कर दूंगा। हाँ देखा ना कितना कम कंपटीशन मिल रहा है, समझ में आ गई। अब यहाँ से हमें कंपटीशन का भी पता लगना शुरू हो गया। अच्छा अब उन्होंने कहा कि भाई एक ऑल इन डिस्क्रिप्शन भी हो जाए। अच्छा पहली बात तो ये है कि इक्विपमेंट्स अगर हम लिखेंगे ना तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है। मैंने कहा अगर हम, क्योंकि इक्विपमेंट ही वर्ड है एक के लिए भी और ज़्यादा के लिए भी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इक्विपमेंट्स लिखूंगा तो जब हम मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट्स वालों ने जो वेबसाइट बनाई होगी, जो किसी ने कंटेंट राइट करवाया होगा, वो इक्विपमेंट नहीं लिखा होगा, इक्विपमेंट्स नहीं लिखा होगा, इक्विपमेंट लिखा होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई किसी के जहन में अगर इक्विपमेंट्स भी आए तो मैं इसको यूँ मेंशन कर सकता हूँ। तो आपने देख लिया कितने रिजल्ट्स हैं, सिर्फ 2 रिजल्ट्स हमारे पास इसमें आ रहे हैं। और अगर हम इसको इक्विपमेंट्स को इस तरह कर दें, ठीक है, पाकिस्तान को हटा दें ज़रा बीच में से, वही कंपटीशन नहीं मिल रहा ना आपको जो शुरू में था, इसलिए कि ये कोई लिख ही नहीं रहा होगा।
और ये जो लिख रहा होगा वो गलती से लिख रहा होगा। असल में हमने इक्विपमेंट लिखना है, इक्विपमेंट्स नहीं लिखना, ठीक है। इस चीज़ को भी हमें देखना है कि असल में वर्ड्स हैं क्या, क्योंकि हमें उन्हीं वर्ड्स के साथ प्ले करना है। अगर हम अपनी देखें ना, मैं अगर अपनी मर्जी से कोई चीज़ लिखूंगा तो इसका मतलब है कि वो मुझे एसईओ हो रही है, मेरी मर्जी की एसईओ है, ठीक है ना, वो ऑडियंस की एसईओ नहीं है। ऑडियंस की एसईओ का मतलब है कि ऑडियंस के वर्ड्स। अच्छा, अब उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई अगर यही काम, पहली बात तो ये यूँ करें, इसको इक्विपमेंट करें, ठीक है, बढ़ गया ना एकदम। अच्छा, अब वो कहते हैं यही काम हम इन टाइटल की बजाय क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करते हैं। देखा, एकदम कम हुआ रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेजॉरिटी लोगों ने कमर्शियल किचन इक्विपमेंट को अपनी डिस्क्रिप्शन में, मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा ही नहीं हुआ। तो अब होगा क्या बेसिकली, देखें होगा क्या। मैं अगर किसी को कहता हूँ ना कि मैं आपको 1 मिनट में एसईओ बताऊँ, अक्सर क्लास में मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ भाई क्या करो, फेविकॉन लगाओ। आप जिन्होंने शुरू से पढ़ा उनको पता होगा। मैं कहता हूँ फेविकॉन लगाओ, टाइटल में कीवर्ड लिखो, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लिखो, हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड लिखो, पैराग्राफ में कीवर्ड लिखो, इमेज के ऑप्टिमाइजेशन की हुई है उसके आल्ट एट्रीब्यूट में कीवर्ड लिखो, तो आपकी वेबसाइट फटाफट जो है वो रैंक हो जाएगी। ये मैंने आपको, मेरा ख्याल है लेस देन अ मिनट, ऑन साइट एसईओ के 70 to 80% फैक्टर्स बता दिए। और ये हम जब ऑन साइट एसईओ करेंगे, हमने यहाँ से शुरू करना है, यही सारी चीज़ें करनी है। यानी मैंने क्या करनी है, मैंने टाइटल ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। पहले मेरे हाथ में कीवर्ड होना चाहिए। जब मेरे पास कीवर्ड आएगा मैं उसको टाइटल में इस्तेमाल करूंगा। जब मेरे पास कीवर्ड होगा मैं उसे मेटा डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करूंगा। जब मेरे पास कीवर्ड होगा मैं उसे हेडिंग स्टाइल में इस्तेमाल करूंगा, मैं उसे अपने कंटेंट में इस्तेमाल करूंगा, मैं उसे इमेजेस के ऑल्ट एट्रीब्यूट में इस्तेमाल करूंगा। अब अगर ये सारे काम मेरे कंपटीटर ने इसमें से एक भी छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या होगा, मैं रैंक करूंगा। और अगर आप देख भी लिया कि मोस्टली लोग क्या काम छोड़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन को स्किप कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन को इतना फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन चीज़ों पे रैंक करेंगे। अच्छा, अब उन्होंने लिखा जी ऑल इन डिस्क्रिप्शन, रिजल्ट्स आ गए, सेम वही काम करें। अब क्या करें भाई, अब एक क्या करें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ना इन टाइटल, इसको क्या कर दूँ इन डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दूँ, यहाँ पर भी इन टाइटल इन डिस्क्रिप्शन लिखूँ, फार्मूला ये लिखा रहेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये रिजल्ट्स उसके भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इन डिस्क्रिप्शन वाले रिजल्ट्स भी ले लें अपने लिए। और ये आपके पास एक पूरी डाटा शीट बन रही है किसी एक कंपनी के कीवर्ड्स के लिए। बिल्कुल सारे रखें ना, अपने एनालिसिस के लिए सारे रखें, ताकि आपके पास इन टाइटल के रिजल्ट्स भी हों, आपके पास सिंपल रिजल्ट्स भी हों, और आपके पास इन डिस्क्रिप्शन रिजल्ट्स भी हों। तो आपकी पूरी एक डाटा शीट बन गई। उसके बाद आपने जब शुरू किया था तो आपने 1000 से शुरू किया था, मगर आपका प्लान जो था वो कंसीडर करने का क्लाइंट्स के मुताबिक वो ये था कि आपको चाहिए थे, वो कह रहा था कि मुझे चाहिए 15 कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब है मुझे उनमें से 15 कीवर्ड शॉर्ट लिस्ट करने हैं। लेकिन जब आपने देखा तो उन 15 कीवर्ड्स के अलावा आपको और भी कीवर्ड्स मिल रहे हैं जो कि अच्छे हैं। तो आपने क्या किया, वो 15 की बजाय आपने 60-70 शॉर्ट लिस्ट कर लिए। लेकिन उसके मुताबिक 15 हैं तो आपने पहले 15 प्राइमरी बना लिए अपने लिए, उनको फोकस किया। बाकियों को आपने क्या कर दिया, बाकियों को आपने देखा कि क्या ये LSI की कैटेगरी में आते हैं, तो बाकियों को आपने LSI की कैटेगरी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तो होगी हमारी कीवर्ड प्लानर के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन। और अब आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने कीवर्ड प्लानर में जाकर करना क्या है, बल्कि सीड्स को उठाकर ले जाना है वहाँ पर बारी बारी, लेकिन रिजल्ट कैसे निकालने हैं शीट में कॉपी करके निकाल। और ये डाटा शीट हमने अपने पास सेव करके भी रखनी है, और ये डाटा शीट हो सकता है हमें अपने क्लाइंट के साथ शेयर भी करनी पड़े कि भाई ये शीट बनाइए, ये देखिए ये कीवर्ड्स हैं। हो सकता है वो हमें खुद से बिल्कुल सजेस्ट करेंगे, इनको यूज़ कर लें, इनको छोड़ दें, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये था हमारा एक टॉपिक जिसको हम कह रहे थे कीवर्ड रिसर्च। अब हम जा रहे हैं एसईओ की तरफ कि अब हमने क्या सपोज किया, यानी कि अब हमने ये सपोज कर लिया कि भाई हमें वेबसाइट एडिट करनी भी आ गई क्योंकि हमने ऑन साइट एसईओ करनी है, और फिर हमने सपोज किया कि हमने कीवर्ड्स भी निकाल लिए। अब हमने इन कीवर्ड्स को जाकर अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है। अब वो हमने कैसे करवाना है, उसके लिए हम ज़रा दोबारा से थोड़ा सा एक रिपीट कॉल करते हैं, किसको, एसईओ को। और हम समझ लेते हैं कि फ़िलहाल जहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि सभी को पता है कि एसईओ क्या है ना, सबको इसका कॉन्सेप्ट मिल गया हुआ है कि भाई वेबसाइट कहीं गुमी पड़ी है,
उसको लेकर आना है ऊपर। पहला टारगेट है पहले सफ़े पे लाना। और जब मैं एसईओ कर रहा हूँगा तो उससे पहले तो मेरी वेबसाइट कभी नज़र ही नहीं थी आती, लेकिन करने के दौरान मैं फील करता हूँ कि मेरी वेबसाइट क्रॉल करना शुरू हो गई। क्रॉल करना जैसे बेबी होता है जो, हाँ, पहले बिल्कुल नहीं हिलता अपनी जगह से, फिर एक टाइम आता है हल्की हल्की क्रॉलिंग शुरू करता है ना, फिर एकदम चलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी वेबसाइट जब क्रॉल करेगी तो क्या होगा, पहले तो वो नज़र ही नहीं थी आ रही, 10 पेजेस पे जाता था वेबसाइट, नो वेबसाइट। जब मैंने काम शुरू किया तो पता लगा कि भाई कभी कभी मुझे अपनी वेबसाइट 7वें पेज पर आ गई अब नज़र। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट ने अब क्रॉलिंग शुरू की है, कोई बात गूगल को मैं समझा पाया हूँ। फिर कुछ चंद दिनों के बाद मैंने देखा तो मेरी वेबसाइट 7वें से 5वें पर नज़र आना शुरू हो गई, पेज पर, पोजीशन पर नहीं, पेज पर, यानी पहला पेज, दूसरा पेज, 5वें पर। मैम अब मुझे खुशी हो रही है कि भाई ये हिल रही है अपनी जगह से। उससे अगले दिन देखा मैंने फिर 8वें पर चली गई। हाँ, इसलिए कि अभी फैक्टर्स उस पर अप्लाई हो रहे हैं। कभी इसको बोल रहे हैं हम कि वेबसाइट क्रॉल कर रही है। अब कस्टमर को वो कहेगा भाई क्या मेरी वेबसाइट कहाँ पर है, तो हम उसे दिखाएंगे रिजल्ट्स निकाल के कि भाई ये देखें, इस तरीके को हमने काम शुरू किया था, अब ये हमें 7वें में भी दिख रही है, कभी 5वें पर जा रही है, इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता टॉप पर ये वेबसाइट आपकी आ जाएगी। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड क्रॉलिंग, और ये क्रॉलिंग आपको नज़र आनी चाहिए जब आप एसईओ करना शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने पहली चीज़ जो इसमें अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, एसईओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसईओ है वो एक ऑन साइट एसईओ है और एक टेक्निकल एसईओ। एक लिंक बिल्डिंग वाली एसईओ है जिसमें सिर्फ लिंक्स ही पोस्ट करने होते हैं, वो कोई इतनी टेक्निकल भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल भी नहीं है। इट्स लाइक अ डाटा एंट्री जॉब्स कि भाई हमें लिंक्स मिलेंगे, हम उन पर डाटा पोस्ट करते जाएंगे बस। और वो आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए नहीं है, वो आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी को बेहतर करने के लिए। हम सिर्फ वेबसाइट की अथॉरिटी को बेहतर, असल में वेबसाइट को रैंक करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो होगी ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ। अच्छा, अब एसईओ से हम रैंक कितनी जल्दी होंगे, ये साइंस भी आपको समझ में आ गई है शायद, कि भाई ये कोई स्पेसिफिक फार्मूला तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि मैं, आप सब लोग अगर मुझसे वेबसाइट की एसईओ करवाना चाहें और हर किसी की वेबसाइट भी डिफरेंट हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं सबको कहूँ कि भाई मैं आपकी वेबसाइट 2 महीने में रैंक करूँगा या 3 महीने में। जब तक मैं आपके कीवर्ड को नहीं देखूंगा और जब तक मैं उसका कंपटीशन नहीं देखूंगा, मैं उस वक्त तक आपको टाइम नहीं बता सकता कि आपकी वेबसाइट हो सकता है किसी की 2 महीने में रैंक हो नहीं हो। सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है, एक तो आपने देखा किचन में बड़ा कंपटीशन था, एक रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, सो रियल एस्टेट की वेबसाइट काफ़ी टाइम लेकर ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी एक साइंस समझते हैं और फिर हम शायद अगले लेक्चर में इसकी प्रैक्टिकली शुरू करें। अब मैं ये कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब जब कंपटीशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रैंक करने में टाइम भी लगेगा। अब हम ना एक साइंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि यार हम जल्दी रैंक कर जाएं। मैं अक्सर स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि भाई बेशक कंपटीशन हमें ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर हम गूगल के फैक्टर्स को डेप्थ में अंडरस्टैंड करें तो हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं जिससे हम जल्दी रैंक करवा सकते हैं। वो क्या स्ट्रेटजीज है? अब मेरे पास एक वेबसाइट है, उसका एक ही होम पेज है, उसका इसका मतलब है होम पेज का तो टाइटल भी एक ही है, और मैं कीवर्ड्स कितने लेकर बैठा हूँ 10। तो एक होम पेज के ऊपर यानी लैंडिंग पेज के ऊपर एक ही टाइटल है, और टाइटल की लेंथ मैं आपको बता रहा हूँ 70 कैरेक्टर्स, 60 से 70 कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इसमें 10 कीवर्ड का तो सोचा भी नहीं जा सकता, नहीं सोचा जा सकता ना। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कीवर्ड के मतलब बात सोची जा सकती है कि किसी एक कीवर्ड को टारगेट कर लो मेन, वो बहुत ज़्यादा टारगेट होगा, और बाकी के कीवर्ड्स को सेकेंडरीली हम टारगेट कर लें, यानी पहले प्राइमरी कीवर्ड फिर सेकेंडरी कीवर्ड। सो इसका मतलब यहाँ पर तो टाइम लगने वाला है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम एक साइंस लगाते हैं। वो क्या? वो है ये जी, हमारे पास क्या है, एक होस्टिंग है। क्या हमारे पास एक होस्टिंग है जिसमें मेरी वेबसाइट अपलोड हुई है। तो जब मैंने होस्टिंग परचेज की है तो उन्होंने मुझे एक होस्टिंग दी और उसके साथ उन्होंने मेरी एक .com की वेबसाइट अटैच कर दी, और उस होस्टिंग अकाउंट में उन्होंने मुझे एक और ऑप्शन दी। और वो क्या ऑप्शन दी उन्होंने कहा भाई आप इसके अंदर ना 4 सब डोमेन्स बना सकते हो। मेरी डोमेन क्या है? मेरी एक डोमेन है, क्या है डोमेन? ये मेरी वेबसाइट की डोमेन है, ठीक है। चलो ये नहीं कहते हम कहते हैं ये मेरी कंपनी की वेबसाइट का नाम है। तो DEC उनका नाम है,
किचन वो डील करते हैं, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम रख दिया dckitchen.org। अब है क्या मेरे पास 5 ऐसे कीवर्ड्स हैं। अब मैंने क्या किया, होस्टिंग ली, उसमें उन्होंने मुझे सब डोमेन्स दे दी, कितनी, 5, ठीक है, 5 मुझे क्या मिल गई, साथ सब डोमेन्स। अच्छा, अब अगर मैं डीसी किचन के साथ ही टकरे मारता रहूँगा, 5 कीवर्ड 10 कीवर्ड लेकर बैठूंगा, तो शुरू में तो कोई एक कीवर्ड ही होगा, और बहुत टाइम लेकर लो कंपटीशन हुआ तो दूसरा तीसरा कीवर्ड भी हो, मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखवाना पड़ेगा अच्छे वाला। फिर बहुत टाइम लगने के बाद नंबर ऑफ़ कीवर्ड पे शायद हर कीवर्ड पे मैं पहले नंबर पे भी नहीं आ सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं हर कीवर्ड पे पहले नंबर पर आऊँ। अब मैं ये कहता कि मेरा एक होम पेज है, जिसे हम इंडेक्स की फाइल बोलते हैं, मेन पेज एक ही है, तो उसके ऊपर तो मैं 70 कैरेक्टर्स में टाइटल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेज का तो एक ही टाइटल है। अब मैं क्या करूँगा, बहुत सारे डिफरेंट मेन्यूज़ में चला जाऊँगा, टैब्स होंगे ना मेरे, तो मैं क्या करूँगा, पहला टैब बना लूँगा होम के नाम से, दूसरा टैब किसके नाम से बनाऊँगा, दूसरे कीवर्ड से, ठीक है, तीसरा टैब बनाऊँगा तीसरे कीवर्ड से। अब वो एक ही वेबसाइट के अंदर डिफरेंट टैब्स हैं, लेकिन किसी भी वेबसाइट में गूगल का क्राउलर जो होता है, वो जो कंसीडर कर रहा होता है, वो आपके ज़्यादा कंसीडर करता है आपके पहले पेज को। आपका पहला पेज कौन सा होता है, आमतौर पर होम का पेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम साइंस क्या लड़ाने लगे, हम साइंस ये लड़ाने लगे कि हमें इसने दिए 5 सब डोमेन्स, और मेरे पास है 5 सब कीवर्ड्स, मेरे पास 5 कीवर्ड्स हैं। सब डोमेन है क्या बेसिकली, अभी मैंने google.com खोला था, उसके बाद मैंने क्या खोला था, ये भी खोला था ना, ये सब डोमेन है ना, ads.google.com, ये एड्स जो है ये गूगल की सब डोमेन है। business.google.com, वो जो बिजनेस है वो गूगल की सब डोमेन है। यानी सब डोमेन को हम कैसे रिकग्नाइज कर रहे हैं, ऐसे मैं जब भी कोई वेबसाइट खोलूँगा तो मुझे ऐसे पता लग जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिएगा ज़रा, यहाँ आया, और अच्छा यहाँ आकर मैंने लिखा Jio.tv, Jio.tv लिखा मैंने, चलो जी Jio.tv की वेबसाइट आ गई, Jio.tv। मैं कहता हूँ Jio.tv उर्दू, अब क्या आया, urdu.jio.tv। इसका मतलब क्या हुआ कि जो urdu.jio.tv है, ये क्या है, ये इनकी सब डोमेन है। और आज आप कोई होस्टिंग परचेज करते हैं तो उस वक्त आपको सब डोमेन्स मिलती भी हैं कुछ, और अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहें तो हम उन्हें क्लेम कर सकते हैं कि हमें एक्स्ट्रा सब डोमेन्स की जरूरत। आमतौर पर 4-5 सब डोमेन्स आपको मिलती हैं किसी भी डोमेन के साथ, होस्टिंग के साथ। अब मैं क्या करूं, और हम लोग उसको यूज़ भी नहीं करते, मतलब जिसकी होस्टिंग होती है उसको पता भी नहीं होता कि ये क्या चीज़ है और इसका मैं कैसे प्रॉपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे गूगल वाले इस्तेमाल कर रहे हैं urdu.jio.tv, जैसे सॉरी जियो वाले, जैसे गूगल वाले इस्तेमाल कर रहे हैं ads.google.com, तो इसका मतलब वो भी सब डोमेन यूज़ करने लगे हुए ना, वजह इसके कि हर काम के लिए अपनी नई डोमेन लें, वो अपनी एक ही डोमेन के अंदर सब डोमेन यूज़ कर रहे हैं। हम भी यही करने वाले हैं। हम कहते हैं भाई हमारे थे 3-4 कीवर्ड्स। पहला कीवर्ड क्या है मेरा, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। मैं 2 की बात कर लेता हूँ फिलहाल, हाँ, ताकि टाइम हमारा बच जाए। मेरा दूसरा कीवर्ड है आइसक्रीम मशीनरी प्राइसेस इन लाहौर। चलो जी, ये मैंने टारगेटेड कीवर्ड लॉन्ग कीवर्ड यूज कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको अगर मैं होम पेज में लिखूंगा तो ये कीवर्ड तो बढ़ते जा रहे हैं, तो जो मैं टाइटल में लिखूंगा वो तो जल्दी रैंक कर जाएगा। जिनके टैब्स होंगे चलो वो भी टाइम लेकर रैंक कर जाए, लेकिन वो होम पेज पे नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा, फिलहाल मैं 2 की बात कर रहा हूँ, तो मैं 2 बनाऊँगा सब डोमेन्स, और उस सब डोमेन का नाम क्या रखूँगा, पहली सब डोमेन का नाम रखूँगा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, और दूसरी सब डोमेन का नाम रखूँगा आइसक्रीम मशीनरी प्राइसेस इन लाहौर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि URL में कीवर्ड आ गया। हमारा जो पहला URL है वो क्या है, dckitchen.org। एक और स्टैंडर्ड गूगल का कि कीवर्ड आपके URL में नजर आए, लेकिन आमतौर पर जैसे जियो वाले बना रहे हैं तो वो तो न्यूज़ चैनल है, उनके कीवर्ड तो न्यूज़ चैनल इस टाइप के होंगे ना, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांड के लिए बनाना है, पीक सोल्यूशन अपनी ब्रांड के लिए बनाना है, तो जो मेन टू मेन लोग लेते हैं वो आमतौर पर कीवर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो कीवर्ड को प्रमोट करना है, तो मैंने क्या किया, सब डोमेन्स क्रिएट की, किसके साथ, कीवर्ड के साथ।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ा क्राइटेरिया पकड़ लिया। अच्छा, अब एक और डिसएडवांटेज है सब डोमेन का, वो क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि गूगल हमें ये कहता है कि भाई अगर आपने सब डोमेन ली हुई है तो इसकी अथॉरिटी उतनी नहीं होगी जितनी डोमेन की अथॉरिटी होगी, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से तो ये वीक होगी थोड़ी सी, इस जगह से वीक होगी, लेकिन एक क्राइटेरिया हमने इसका मीट किया, वो क्या कहता है कि URL में अगर कीवर्ड आ जाए। सो मैंने इसका अल्टरनेट सोचा, फिर मैंने सोचा कि यार ये यूँ करते हैं, सब डोमेन नहीं लेते, डोमेन ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी भी ज़्यादा है, 2 पॉइंट्स कवर कर जाएगा। लेकिन कमर्शियल किचन इक्विपमेंट आप देख रहे हैं कितना पॉपुलर टर्म है, मुमकिन नहीं है कि ये डोमेन हमें मिले। इसका मतलब है हम डोमेन्स पे तो नहीं जा सकते, लेकिन कोई भी आपका कीवर्ड आपको आपकी डोमेन के अंदर तो 100% मिलने का चांस है, क्योंकि वो तो डोमेन नहीं है ना, वो तो सब डोमेन है। वो सब डोमेन कहाँ बन रही है? आपकी डोमेन के अंदर। वो गूगल, वो किसी सर्वर पे नहीं बन रही, सर्वर के सब डायरेक्टरी में वो जाकर सब डोमेन बनने लगी हुई है। साइंस समझ में आई है आपको क्या है? अब हुआ क्या है, मेरे थे 5 कीवर्ड्स, तो मेरे पास साइट्स हो गई टोटल 6 हो गई। एक तो मेरी मेन वेबसाइट है जिसपे मैंने एक कीवर्ड टारगेट किया, और बाकी के 5 सब कीवर्ड्स मैंने सब डोमेन में टारगेट कर दिया। क्या हुआ, महीने हो सकता है इस तरह करने से आप 40 दिनों में 30 दिनों में आप किसी एक कीवर्ड को रैंक करा सकते हो। किसको? इसको। इसका मतलब क्या हुआ, 5 कीवर्ड महीने में रैंक हो गए, 5 कीवर्ड महीने में रैंक हो गए। लेकिन अगर यही सारा काम मैं इधर लगा रहता, ये कभी भी महीने में रैंक नहीं थे होने, क्योंकि यहाँ पर एक कीवर्ड नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। अब मेरे पास यहाँ से मैंने क्या किया, 5 कीवर्ड्स की सब डोमेन्स बनाई। अब मेरे जो कंपटीटर है ना, वो भी टोटल 5 है, ठीक है। अब होता क्या है, पहले मेरे एक कंपटीटर का नाम आता है, फिर दूसरे का आता है, फिर तीसरे नंबर पे मेरी वेबसाइट आती है। अब क्या हुआ, आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स मेरी 500 सब डोमेन्स रैंक की हुई हैं। अच्छा, मेरी 500 सब डोमेन्स रैंक्ड है, अब मेरी डोमेन भी रैंक है। अब जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो कितनी वेबसाइट्स मेरी आएंगी बीच में, नंबर ऑफ वेबसाइट्स आएंगी ना मेरी, यानी बेसिकली मेरी वेबसाइट कंपटीटर्स की जगह पे भी आ जाएगी। अब कोई भी बंदा डीसी किचन पर जाएगा तो मेरी वेबसाइट का कंटेंट आएगा, लेकिन कोई बंदा अगर कमर्शियल किचन की वेबसाइट पर जाएगा तो कंटेंट रीडायरेक्ट कर रहा होगा उसको डीसी किचन के ऊपर बेसिकली, और उधर से भी जो मैं ट्रैफिक भेज रहा हूँ डीसी किचन के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है यार, जैसे ये मैं कहता हूँ भाई ये 1 किलोमीटर का जो डाया है ना, यहाँ पर कोई 6-7 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कॉलेजेस खुले हुए हैं, और पीक सोल्यूशन वालों का एक ऑफिस है, कैंपस है पूरे का पूरा। अब पीक सोल्यूशन वाले क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई इस तरह करते हैं, कॉलेज का तो रेंट होगा 2 लाख 3 लाख 4 लाख, मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है, अंदाजे से मैं एक बात कर रहा हूँ, तो इतना रेंट है उसका कॉलेज का, कैंपस का पूरे का, या इनकी अपनी बिल्डिंग होगी, जो भी है सीन है। तो इन्होंने कहा कि इस तरह करते हैं कि ये जो इतना एरिया है ना, यहाँ पर ना छोटे छोटे ऑफिस ले लेते हैं। एक इनको दफ्तर मिल रहा है किराए पर 4000 रुपये में, एक दफ्तर मिल रहा है 10,000 रुपये में, एक दफ्तर मिल रहा है 2000 रुपये में। इन्होंने क्या किया, उस शॉप को बड़ा अच्छा कलरफुल सा बाइट से बनाया, पीक सोल्यूशंस, सारा जहाँ यहाँ लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होगा, टोटल 5 कॉलेजेस हैं इस पूरी रो में, और पीक सोल्यूशन जो ऑफिसेज नज़र आ रहे हैं वो 8 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब कोई भी बंदा उधर से निकलता है उसे पीक सोल्यूशन मिल जाता है, कोई दरमियान में से निकलता है उसे एक और पीक सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे ही वो उस ऑफिस में जाकर बैठता है उसका एडमिशन होता है और घूम फिर के कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किस तरह ट्रैफिक को घुमा रहे हैं अपने पास लाने के लिए। सेम यही साइंस मैंने आपको बताई है, ये वाली साइंस एसईओ की एक साइंस स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, जिससे आप ट्रैफिक को घुमा कर अपने पास लाएंगे। जी क्या आएगी है, बोले? हाँ जी, कैसे लिखी है ये भी दिखाते हैं आपको। मैं आपको एक वेबसाइट नहीं दिखाता अक्सर, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट जो शुरू से आ रहे हैं, लेकिन मैंने दोबारा लिख दिया, एड्स आ रहे हैं शुरू में। देखें पहले नंबर पर कौन सी वेबसाइट आई है, कौन सी, देखें ऊपर तो ऐड थे ना, उसको तो नहीं ना हम कंसिडर करेंगे। ऐड के बाद सबसे पहले नंबर पर कौन सी वेबसाइट आ रही है, ऊपर लिखा हुआ है डीसी किचन। मेन वेबसाइट की डोमेन कौन सी है, डीसी किचन है, ठीक है, उसकी भी मार्केटिंग होगी साथ। मैं कहा, और वो पहले नंबर पे नहीं आ रही, खुद से वो पहले नंबर पे भी नहीं आ रही, और किसी कंपटीटर को भी नहीं आने दे रही ना। और आई कौन सी वेबसाइट है ऊपर देखें, पहले नंबर पर कौन सी आई है,
प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट dckitchen.org। नोट करें, प्लेसेस से भी ऊपर आ गई है ना। इसलिए मैंने जो कीवर्ड टारगेट किया है वो जियोग्राफिक्स वाला नहीं था, उस लोकेशन बेस्ड कीवर्ड ही नहीं है। जब वो लोकेशन बेस्ड कीवर्ड नहीं है तो प्लेसेस तो ऊपर नहीं आएंगे। ये आपके लिए मैंने बड़ी की है स्क्रीन। अब तो पता लग गया क्या है, मुझे नजर आ रहा है ना वेबसाइट कौन सी आ रही है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org पहले नंबर पर आ गई। अब अगर जब मैं इसको उधर से विजिट करता हूँ, अब जरा देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन सी साइट आ रही है। देखें, ये कंपटीटर आ गया है ना, ये एक और कंपटीटर आ गया, ये एक और कंपटीटर आ गया। तो पहले 2 नंबरों पर उन्हीं की साइट्स आ रही हैं। अच्छा, अब मैं इस साइट पे जब क्लिक करता हूँ वो देखते हैं। अब ये वेबसाइट किस में बनी हुई है, सब डोमेन में। और ये वेबसाइट मैंने पिछले साल नेफटेक का कोर्स पढ़ाया था, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेबसाइट्स दी थी और 3-4 स्टूडेंट्स ने रैंक कराई थी और 30 दिनों में रैंक हुई थी वेबसाइट्स। और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रहे थे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि इसके ऊपर घर जाकर वो बहुत एफर्ट करते थे। मतलब रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के काम करते होते थे। और इसके लिए आपने देख लिया होस्टिंग की भी ज़रूरत है। अब वेबसाइट खुल गई है। अब ये मेन डीसी किचन नहीं है, सबको पता लग रहा है ना ये डीसी किचन नहीं है। मैंने किया क्या हुआ है, नोट करना है आपने। मैंने सिर्फ इसका होम पेज चेंज करवाया। इसका होम पेज कॉपी नहीं है डीसी किचन वाला। अगर मैं डीसी किचन की वेबसाइट खोलूँ ना तो उसका होम पेज देख लें ज़रा। उसका होम पेज क्या है, ये जी मैं डीसी किचन का होम पेज भी खोल दिया, इसको भी देख लें। डिफरेंट, इसका होम पेज डिफरेंट। ओके, ये रैंक कर रही है पहले नंबर पर इस कीवर्ड पे। ये क्या है, वेबसाइट कौन सी है, प्रोफेशनल किचन है। मैं इसके अबाउट सेक्शन पे जा रहा हूं, देखते हैं कहां जाते हैं। कहां आ गया, मतलब क्या किया मैंने, बेसिकली घुमा कर ला रहा हूं उसको अपनी वेबसाइट पर। लेकिन सब डोमेन मैंने बनाई हैं इस तरह। मैं नंबर ऑफ सब डोमेन जब बनाऊंगा तो मेरे कीवर्ड्स टारगेट हो जाएंगे। और ये स्टूडेंट ने उस वक्त 6 महीने मेरा ख्याल है, अब तो साल होने को है। अप्रैल में सेशन शुरू हुआ था, जून में ख़त्म हुआ था, अबाउट 1 ईयर हो गया। 1 साल पहले उसने इसको ऑप्टिमाइज़ किया था, उसके बाद हम इसको बिल्कुल छेड़ते छाड़ते भी नहीं है। ऑप्टिमाइज़ हुई हुई है पहले नंबर पर एक कीवर्ड के अगेंस्ट। हालांकि किस में गई हुई है वेबसाइट, सब डोमेन पे। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई बंदा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट टारगेट करता होगा तो ये डीसी किचन से भी ऊपर आने लगी हुई है और अभी तक आ रही है। और ये सारी की सारी इसके ऊपर सिर्फ 2 चीज़ें अप्लाई हुई हैं, वो क्या, ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ, सिर्फ इन 2 चीज़ों। और दूसरी हमने एक टेक्निक यूज़ की हुई है। अब देखिए, मैं उसको बाहर ले आया हूँ उधर से, उस वेबसाइट से ही बाहर आ चुके हुए हम। उस वेबसाइट को मैंने सिर्फ क्यों इस्तेमाल किया था, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर, कि भाई मैं कंपटीटर को ना खड़ा होने दूं, कि जहां पर कंपटीटर खड़ा होना है वहां पर भी मेरी ही दूसरी वेबसाइट आ जाए। इस तरह मैं मल्टीपल, आपको साइंस समझ में आई है क्या मैंने बताई है। अब ये जो सब डोमेन्स हैं ये कैसे बनती हैं, ये बेसिकली काम तो वेब डेवलपर को होगा ना। इसके लिए आपको होस्टिंग अकाउंट का एक्सेस चाहिए। इसकी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा बनाकर, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो होस्टिंग अकाउंट मुझे खोलना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो उसकी वीडियो ज़रा मैं एडिट करके आपसे शेयर करूँगा कि आप अपनी होस्टिंग में सब डोमेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को कैसे उसमें अपलोड करते हैं, ये भी आपको भेजूँगा। और अगर आप कोई खुद से अपनी होस्टिंग परचेज करे, होस्टिंग अगर मैं किसी अच्छे क्लाइंट की होस्टिंग लूँ जो अच्छा इन्वेस्ट कर सकता हो, तो उसकी हम 10 से 12 हज़ार की होस्टिंग परचेज करते हैं एनुअल। और आजकल मैंने देखा कि स्टूडेंट लेवल पर जैसे आप लोगों को ज़रूरत है प्रैक्टिस करने के लिए, तो फेसबुक के ऊपर बहुत एड्स आ रहे होते हैं, 3,000-4,000 की होस्टिंग्स सालाना पर मिल रही होती हैं। तो अब आपने ये देख लिया कि अगर आप ये काम करेंगे तो ही समझ पाएंगे ना कि क्या हो रहा है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी बातों पे यकीन करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर तो नहीं समझ में आएगा। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है। और इसको इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, देखो कितने सारे लोगों, 26 लोगों ने मुझे ईमेल भेजे हैं, ठीक है। वो तो 26 बंदे मस्जिद में चंदा डालेंगे अगर, तो 3600 रुपये कितने थोड़े थोड़े से होंगे जो आप सबके हिस्से में आ जाएंगे। हाँ, तो 3600 रुपये को आप बढ़ा लें थोड़ा सा,
कि मतलब 5-5 का एक ग्रुप बने और एक एक होस्टिंग ले ले, क्योंकि सब डोमेन्स तो हर किसी को अपनी चाहिए ना बीच में एक। आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से परचेज करो। याद रखें, मैं कभी भी आइडिया ऐसे नहीं दूंगा कि मैं आपको रीडायरेक्ट करूँ कि भाई इधर से घूमकर उधर आना है तो उधर से आकर मुझसे परचेज कर लेना, बिल्कुल ऐसे नहीं दूंगा। मैं हमेशा आइडिया देता हूँ आपको प्रोफेशनल बनाने वाला, और वो आइडिया क्या होता है कि खुद बाय करना है। मैं आपको सिर्फ साइंस बताऊँगा, बाय आपको खुद करना है। मैंने आपको क्या कहा, फेसबुक पे एड्स आते हैं, और मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी चीज़, किसी चीज़ का भी आप ऐड फेसबुक पे देखना चाहते हैं ना कि भाई क्या हो रहा है आजकल, ज़रा देखें तो सही। फेसबुक पर उस तरह की पोस्ट को सर्च करें, बस 2-3 लाइक करें, बस अगले ही लम्हे वो एड्स से आप तंग होना शुरू हो जाएंगे। इतने एड्स आने शुरू हो जाएंगे कि आप तंग होंगे उनके। तो आप अपने जो एनालिसिस करना चाहते हैं, इस तरह आप अपने सारे एनालिसिस कर सकते हैं। यानी आपको चाहिए होस्टिंग, ठीक है, आप फेसबुक पे जाकर लिख लें चीप होस्टिंग प्राइसेस, इस तरह की टर्म 5-6 लिखें, बहुत सारे पेजेस आएंगे, बहुत सारी पोस्ट आएंगी, बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे। ग्रुप को ज्वाइन कर लें, पेजेस को लाइक कर दें, पोस्ट को लाइक कर दें, कमेंट करके पूछना है तो कुछ पूछ लें। 1 घंटे के अंदर आपको मैसेजेस भी आने शुरू हो जाएंगे, और आपको नेक्स्ट टाइम जब आप स्क्रॉल कर रहे होगे तो जिन जिन ने एड्स लगाए होंगे सारे एड्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, और आपको एक पूरा केस स्टडी आपकी बन जाएगी, ठीक है। और आप जब तक बाय नहीं करोगे, मतलब अगर आपके पास होस्टिंग ही नहीं है तो आप वेबसाइट को कैसे एसईओ को टेस्ट करोगे? एसईओ टेस्ट करने के लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत है ना, ठीक है। चलो अब ये देखें, ये अब मैं आपको ना बेसिकली मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3 महीने में आपको अपने जैसा बना दूं, ठीक है, कि जैसा मैं चाहता हूँ क्या वैसे नहीं। मेरा अपने जैसे बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये ना समझें कि मैं किस टर्म में बोल रहा हूँ। मैं इस टर्म में बोल रहा हूँ कि आप लर्न करने वाला मेरा प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें। देखिए ना, लर्न करने का मेरा प्रोसीजर है क्या? मेरा प्रोसीजर ये है कि दुनिया में हर काम जो है वो अवेलेबल है ना। मतलब मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ तो कोई ना कोई दूसरा बंदा वो काम तो कर ही रहा है, तो उसको केस स्टडी बनाकर उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई होस्टिंग कैसे परचेज करनी है। देखें अभी इस वक्त ना तो मेरा टारगेट है बहुत अच्छी होस्टिंग, ना हमारा टारगेट है कि बुरी होस्टिंग। हमारा कि भाई हमें कोई होस्टिंग मिल जाए। वो हमने होस्टिंग क्यों लेनी है? प्रैक्टिस के लिए लेनी है, सिर्फ हमें सिर्फ होस्टिंग चाहिए। इस वक्त हमारा टारगेट ये नहीं है। यार इसको मैं हाथ लगाऊँ ना रिकॉर्ड